तो कश्मीर से पंडितों के पलायन को 32 साल बीत चुके हैं। जी हां, 3 दशक से ज्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन अब भी कश्मीरी पंडितों को कश्मीर में अपने घर की तलाश है। जी हां, घर की तलाश। हमारे देश में इससे पहले जितने भी सांप्रदायिक दंगे हुए उन पर फिल्में भी बनी, किताबें भी लिखी गई और दंगों को चुनावी मुद्दा भी बनाया गया, लेकिन न जाने क्यों कश्मीरी पंडितों का मुद्दा ना तो बड़ी स्क्रीन तक पहुंच पाया और ना ही कभी ये चुनाव में कोई मुद्दा बन पाया। ये नरसंहार पंडितों का हुआ था, इसलिए हमारे देश के लोगों ने इसकी तरफ शायद ध्यान भी नहीं दिया या शायद इस सच को छिपा लिया गया। इस मुद्दे पर फिल्म आई जिसका नाम है द कश्मीर फाइल्स। इस फिल्म को लेकर आप देख रहे हैं लगातार ये फिल्म जो है जी कि इतिहास को सही पर्सपेक्टिव में समय पर समाज के सामने रखना, उसमें किताबों का महत्व होता है, कविताओं का महत्व होता है, साहित्यों का महत्व होता है, वैसा फिल्म जगत का भी महत्व होता है। महात्मा गांधी के जीवन पर एक पूरी फिल्म बनाई होती और दुनिया के सामने रखी होती तो शायद हम मैसेजिंग कर पाते। पहली बार एक विदेशी जब गांधी फिल्म बनाई और ऑस्कर के पुरस्कार मिला, तब जाके के दुनिया को पता चला गांधी इतने बड़े महान व्यक्ति थे। इमरजेंसी, इतनी बड़ी घटना कोई फिल्म नहीं बना पाया, क्योंकि सत्य को दबाने का लगातार प्रयास हुई हमारे देश में। जो लोग हमेशा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के झंडे लेकर के घूमते हैं, वो पूरी जमात बौखला गई है पिछले 5-6 दिन से। और ये फिल्म का तथ्यों के आधार पर, आर्ट के आधार पर उसकी विवेचना करने के बजाय उसको डिस्क्रेडिट करने के लिए बड़ा मुहिम चला है। आपने देखा होगा एक पूरी इकोसिस्टम की किस तरह से कोशिश की गई, उसी पर सवाल पूछते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आपने सुना। कई खास मेहमान हमारे साथ हैं, अमित रैना हमारे साथ हैं, कश्मीरी पंडित हैं, इस दर्द को उन्होंने झेला है। साथ ही हमारे साथ सैयद अब्बास हैं और हमारे साथ कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए गजेंद्र सिंह साखला है। सबसे पहले तो गजेंद्र सिंह साखला, आपका मैं कॉमेंट चाहती हूँ, दिक्कत क्या है? दिक्कत क्या है? पंडितों का 3 दशकों पहले पलायन हुआ, घर छिन गया, छत छिन गई, सपने छिन गए, पहचान छिन गई, फिर सवाल क्यों? उनका दर्द दिखाना, उनकी वेदना दिखाना, उनकी पीड़ा दिखाना, इसमें तकलीफ क्या है? देखिए, तकलीफ इस बात की है कि जो आज पार्टी केंद्र के अंदर सत्ता में है, वही पार्टी उस समय जिस समय पलायन किया गया था कश्मीर पंडितों का, उस समय वीपी सिंह की सरकार के अंदर शामिल थी। लेकिन वो तमाशबीन होकर के कश्मीरी पंडितों का पलायन देखती रही, उनके साथ मारपीट देखती रही, चुपचाप बैठी रही सत्ता के प्रलोभन की वजह से। और आज 8 साल से वो सत्ता के अंदर फिर काबिज है, लेकिन उसमें कुछ करने की बजाय आज भी वो विरोधी पार्टियों को कोसने का काम कर रही है। जबकि जनता चाहती है, आम हिंदुस्तान का आवाम चाहता है कश्मीर पंडितों का रिहैबिलिटेशन होना चाहिए और उसके अंदर काम किया जाए। काम करने की बजाय केवल और केवल विपक्ष को कोसना, उनके ऊपर दोषारोपण करना। जबकि कश्मीर गोधरा स्टेशन पर 58 हिंदुओं की हत्या हुई, सत्ता बीजेपी के पास थी। संसद पर हमला हुआ, उस समय सत्ता बीजेपी के पास थी। कारगिल के अंदर घुसपैठ हुई, सत्ता बीजेपी के पास थी। पुलवामा हमला हुआ, सत्ता बीजेपी के पास थी। बीजेपी ऐसी पार्टी है जो अपनी विफलताओं पर माफी मांगने की बजाय वोट मांगती है जनता से। ये बड़ा दुर्भाग्य है इस देश के अंदर। जिनसे आप सवाल कर रहे हैं, इस पर उनको जवाब देना है। लेकिन मेरा आपसे सवाल ये है, आपकी पार्टी की भी तो सरकार आई, कितने कश्मीरी पंडितों को इंसाफ दिला पाई आपकी पार्टी? जरा आप एग्जाम्पल देखिए। हमारी पार्टी की सरकार आई, हमने शांति स्थापना करने के लिए एडी चोटी का जोर लगा दिया। हमारी पार्टी ने ही, कांग्रेस ने ही इस कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग रखा है। अगर आज भारतीय जनता पार्टी जैसी मानसिकता के लोग होते तो वो आज कश्मीर भारत का अंग नहीं होता। ये नेहरू की देन है, कांग्रेस पार्टी की देन है कि आज हिंदुस्तान की सिरमौर कश्मीर जो कश्मीरी पंडितों का पलायन हुआ, उन्हें इंसाफ दिलाने के लिए आपकी पार्टी द्वारा कितने लोगों को इंसाफ दिलाया गया है? बिल्कुल इंसाफ दिलाया गया है। कांग्रेस पार्टी ने उन लोगों को बसाने की पूरी कोशिश की है, उनके शेल्टर की भी पूरी व्यवस्था की और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए हमेशा तत्पर रही। हमने केवल विपक्षियों को कोसने का काम नहीं किया। जब सत्ता के पास काम होता है, उस कांग्रेस पार्टी द्वारा कितने लोगों को सजा दिलवाई गई? कांग्रेस पार्टी
सजा दिलाने के अंदर नहीं, रिहेबिलिटेशन में विश्वास करती है। जिस तरह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो काम नहीं कर रही, वो कश्मीर पंडितों को प्रतिस्थापित नहीं कर रही है, लेकिन वो क्या कर रही है, उस मुद्दे का राजनीतिकरण करके वोटों में लाभ लेना चाहती है, देश के अंदर धर्म के आधार पर बंटवारा करना चाहती है। फारूक अब्दुल्ला को किस पार्टी का समर्थन था? फारूक साहब को किस पार्टी का समर्थन था? महबूबा मुफ्ती को किस पार्टी का समर्थन था? भारतीय जनता पार्टी का। महबूबा मुफ्ती के साथ भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई और आज उसी को सबसे ज्यादा कोस रही है। 1989 सबसे ज्यादा कोस रही है। जवाब दीजिए मुझे। और हिजाब मामले पर ये कर्नाटक हाईकोर्ट का जो फैसला आया, जिसको बड़ी कवरेज हमने आपको दिखाई, से सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। हम आपको ये बड़ी खबर दिखा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में देश की सर्वोच्च अदालत में से चैलेंज किया गया है कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को, और 6 मुस्लिम लड़कियां जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कर्नाटक हाईकोर्ट के इस फैसले को चुनौती दी है, ये याचिका करता रही हैं कर्नाटक हाईकोर्ट में। और कर्नाटक के स्कूल कॉलेजेस में हिजाब पहनने की इजाजत नहीं दी गई। कर्नाटक हाईकोर्ट ने ये बड़ा फैसला आज सुबह सुनाया था, उसके बाद अब इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने यह साफ कर दिया था कि एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं है ये हिजाब, इस्लाम का ये एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं है। और साथ ही ये भी स्पष्ट कर दिया गया था जो गवर्नमेंट ऑर्डर था उसे लेकर उस पर मनमानी इसे करार नहीं दिया जा सकता। ये याचिकाकर्ता प्रूव नहीं कर पाए हैं, और इसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले को चुनौती दी गई है। गजेंद्र साकला प्लीज 20 सेकेंड्स। 89-90 फारूक साहब की सरकार को किसका समर्थन था? फारूक साहब की सरकार को कांग्रेस पार्टी का समर्थन था, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आपके जवाब लेकिन कश्मीर पंडितों का पलायन करने के समय केंद्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और वो तमाशबीन बनकर कश्मीरी पंडितों के साथ हुई मारपीट को वहां से निकालने को तमाशबीन बनकर देखती रही, और केंद्र की सरकार के साथ अपनी सरकार में सत्ता की लोलुपता की वजह से सत्ता में बैठी रही। जल्दी ये एक तरफ से कहते हैं कि देश को बांटने वाली राजनीति करें, देश की बांटने वाली राजनीति इन्होंने करी। फारूक अब्दुल्ला को वहां पर स्थापित किया राजीव गांधी ने, और जितनी गड़बड़ शुरू हुई वहीं से शुरू हुई। 1988 की चिट्ठी, जगमोहन साहब की 3 चिट्ठियां 88 और 79 के बीच में जो उन्होंने राजीव गांधी जी को लिखी, और निरंतर कहा कि यहाँ हालात ठीक नहीं है। और इस हद तक बात हुई कि उन्होंने राजीव गांधी ने कहा कि मेरे दोस्त की सरकार है, चलने दो, मैं अपने दोस्त की सरकार को गड़बड़ नहीं करूंगा। ये भी ऑन रिकॉर्ड है डॉक्यूमेंट, परंतु वो तो दोस्ती निभा थे। यही दिक्कत रही है। कांग्रेस और गांधी परिवार लगातार अब्दुल्ला के साथ दोस्ती निभाने के चलते हुए उन्होंने कश्मीर में जो हालात है वो खड़े किए। वो नेहरू थे, वो प्लेबसाइट के लिए कि वहां पर प्लेबसाइट हो उसके लिए यूएन चले जाते हैं, और उसके बाद 370 और 35 से लगाकर कश्मीर को अलगाववाद का रास्ता दिखाते हैं। देश के आर्मी ने 90,000 पाकिस्तान के सैनिक यहां पर सरेंडर करा लिए, और नेगोशिएशन टेबल पर मिसेस इंदिरा गांधी वो सबका सब धत्ता बना देती है, जबकि हमारे पास पूरा मौका था कि हम पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर को और पूरा कश्मीर का मसला सदा के लिए हल कर लेते, पर नहीं किया। उसके बाद राजीव गांधी आते हैं, वो अपनी दोस्ती निभाते हैं और फारूक अब्दुल्ला को वहां स्थापित करते हैं, और 1988 से इनकी जानकारी में नहीं है, बता रहे हैं सितंबर 19 को टिक्कालाल टप्पू का हत्या की गई। सबसे बड़े कश्मीरी पंडित थे, भाजपा के नेता थे। सितंबर 1979 जब भाजपा की सरकार, जब केंद्र में वीपी सिंह की सरकार भी थी और ना गवर्नर राज था वहां पर। ठीक है, हमारे साथ इस वक्त भाषा सुमली हैं जिन्होंने द कश्मीर फाइल्स में एक्ट किया है, जो कि इस फिल्म में किरदार निभा चुकी हैं। इस फिल्म को लेकर जिसे एक तरह का डॉक्यूमेंटेशन माना जा रहा है, भाषा इतनी कंट्रोवर्सी क्यों हो रही? क्योंकि ये सच्चाई जो है, आप ही की इसी फिल्म का एक डायलॉग है कि इस देश को शुतुरमुर्ग की तरह रहने की आदत है, जो सच्चाई से मुंह मोड़े रहता है। क्या यही बात है, वही जो शुतुरमुर्ग वाली कोट अनकोट सोच है, वही इतना ज्यादा हार्ड हिट कर रही है उन्हें, जो नहीं चाहते पंडितों की बात हो?
बिल्कुल बिल्कुल। और ये जो फिल्म है ये पहली बार एक पहला सच्चा प्रयास और ऐसी पहल है उस सच को उजागर करने की जिसको अभी तक सफलतापूर्वक दबाया जा चुका था। तो और एक और फिल्म का मैं डायलॉग आपको बताऊंगी। पल्लवी जी कहती हैं कि सरकार भले उनकी हो लेकिन सिस्टम तो हमारा है। तो वो जो सिस्टम है वो तिलमिला चुका है इस वक्त। और ये जो सब आप शोर सवाल ये नहीं कि कांग्रेस ने क्या किया, सवाल ये है कि सिस्टम क्यों तिलमिलाया हुआ है। सवाल ये है कि लोग क्यों तिलमिलाए हुए हैं, क्यों जिहादी तिलमिला गए हैं, क्यों लेफ्टिस्ट तिलमिला गए हैं, क्यों तिलमिला गए हैं, किसने क्या किया, सेकेंडरी सवाल है। कांग्रेस के प्रवक्ता भाषण पे भाषण देते चले गए, मगर क्या जो केरला कांग्रेस के ट्वीट है वो ये बात करते हैं, वो बात करते हैं कि जेनोसाइड हुआ ही नहीं, कश्मीरी पंडितों के साथ जेनोसाइड नहीं हुआ, कश्मीरी पंडितों के साथ कुछ नहीं हुआ, कश्मीरी पंडितों को कश्मीरी पंडित झूठ बोल रहे हैं। ये है उनके ट्वीट। उनको शर्म आनी चाहिए कि उनके नेता अपने आप को कश्मीरी पंडित कहते हैं और अपने नेता को वो झूठ कह रहे हैं, झूठा कह रहे हैं। आप और झूठ के पांव नहीं होते। आप बात करें भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, 19 जनवरी 1990 जब पलायन हुआ तब उस समय फारूक अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर थे, सरकार नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की थी। 13 सितंबर से 19 जनवरी तक 200 कश्मीरी हिंदुओं को मार दिया गया था। कितनी औरतों को बेदर्दी से बदसलूकी करी गई थी, उन्हें काट दिया गया था। जो आप सीन देख रहे हैं सरला गिरजा तिक्कू का, सरला बट का, 1990 का पहले का सीन है। वो सब हुआ। ये किसके शासनकाल में हुआ? ये शासनकाल हुआ फारूक अब्दुल्ला का, जिसमें समर्थन था कांग्रेस का। तब किसी ने कुछ नहीं किया। 19 जनवरी को जब पलायन हुआ तब सरकार थी उनकी। गवर्नर जगमोहन तो 21 जनवरी को आए, 21 जनवरी को गवर्नर बने तब भी। और राजनीति करते रहिए मगर हमारे दर्द पे हमारी बेइज्जती ना करिए, हमें झूठा ना कहिए, हमें बिलिटल ना करिए। आपको भारतीय जनता पार्टी से प्यार नहीं ना करिए, आपको जिहादियों का साथ देना साथ दीजिए, आपको हमारा समर्थन नहीं करना ना करिए, आपको हमें न्याय नहीं देना ना दीजिए, बट कम से कम हमारे दर्द पे, हमारे जख्मों पे नमक तो ना डालिए। वो नमक रगड़ने का काम तो कम से कम बंद कर दीजिए। अब तो 32 साल हो गए। मां सरस्वती पे अगर कोई नग्न चित्र बनाता तो आप कहते हैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। वो एक बकवास किताब लिखती है गुजरात में, आप उसे कहते हैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। 26/11 पे हिंदुओं को ब्लेम किया जाता है 26/11 के लिए, और कांग्रेस उसे कहता है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। और जब हिंदू की बात होती है, इस देश में हिंदू की बात होती है, कश्मीरी हिंदू की बात होती है, तो प्रोपेगेंडा हो जाता है। मैं आज आपको ओपन चैलेंज करता हूं, हर कांग्रेस के प्रवक्ता को इस देश में, हर कांग्रेस के समर्थक को एक सीन दिखा दीजिए उसमें जो झूठा हो। मैं पब्लिकली अपोलोजाइज करूंगा, नहीं तो आइए पूरी पार्टी अपोलोजाइज करिए और राहुल गांधी को बोलिए कि अपोलोजाइज करें अपने समुदाय के खिलाफ गलत बोलने के लिए। उनके पार्टी ने गलत बोला है, अपने समुदाय को दर्द पहुंचाने के लिए, अपने समुदाय के जख्मों को वापस हरा करने के लिए। सैयद अब्बास। हाँ, बहुत अच्छी। जी मैं सुन रहा था अमित भाई, मैं आपको सुन रहा था। हमने कई बार इस बात पर डिबेट किया है। देखिए, मैं कड़ी निंदा करता हूं उन तमाम लोगों की, उन तमाम आतंकवादियों की, और तमाम लोग जो कुछ कर ना सके। और मैं समझता हूं मेरे भाई कि जो दर्द है आप सिर्फ और सिर्फ आप समझ सकते हैं उस दर्द को, क्योंकि जिसपे वो बीती है सिर्फ वही समझ सकता है। सैयद अब्बास, आप निंदा करते हैं या आप इंसाफ की मांग करते हैं? बिल्कुल, सिर्फ निंदा करके तो 3 दशक बीत गए। निंदा करके इस देश में काम चलाया गया है। नीलोफर मसूद, निंदा करके ही काम चलाया गया है। हम कश्मीरी पंडितों का दर्द समझते हैं। उस पलायन को जस्टिफाई, और वो पलायन नहीं था, वो जेनोसाइड था बाय द वे। एक सेकेंड प्लीज सैयद अब्बास, हम निंदा करके ही काम चलाएंगे? सिर्फ निंदा करके? अदिति जी, एक सेकेंड, नीलोफर मसूद और उसके बाद वकार भट्टी, प्लीज जल्दी जल्दी। इंसाफ भी चाहिए हमारे कश्मीरी पंडित भाइयों के लिए। वकार भट्टी। अदिति जी, हेलो। जी नीलोफर मसूद, बात पूरी करें। अदिति जी, मैम आपका इस समय टेक्निकल ग्लिच के कारण आपका जो आपको हम देख नहीं पा रहे हैं मैम स्क्रीन पर। ये टेक्निकल ग्लिच फिक्स कराएंगे, लेकिन उससे पहले वकार भट्टी। जी मैं अदिति जी कहते हैं दर्द क्या होता है? बिल्कुल, दर्द वहां होता है जहां जिसके घर का कोई बेटा भाई इस दुनिया से गया हो और पता नहीं किसने मारा हो। उसमें एक घर मेरा भी है, मेरे भाई को भी, मेरे कजन को भी 25 गोलियां मारी थी। उस पर आपने फिल्म नहीं बनाई। मेरे पास में, मेरे पड़ोस में 80 हिंदू करू को रजौरी से निकाल दिया गया था, 8 लोगों को मार दिया गया था। रजौरी के हिंदुओं के लिए आपने फिल्म में कोई जगह नहीं रखी। कश्मीर जम्मू में हजारों मुसलमानों का जिनोसाइड हुआ, उसके लिए आपने फिल्म में कोई जगह नहीं रखी। तो आप बनाइए फिल्म, किसने रोका आपको? रात को आपको किसने रोका है फिल्म बनाने से? बात सुनिए,
वकार भट्टी साहब, आपको किसने रोका फिल्म बनाने से? इतनी जिहादी लिटरेचर तो छाप ही रहे हैं आप, और 4 छाप लीजिए। किसने रोका है आपको जिहादी लिटरेचर छापने से? सुनिए ना, मैं सबकी बात कर रहा हूं, मैं हिंदू मुस्लिम हर एक की बात कर रहा हूं। हिंदू का दर्द तो है ही नहीं इस देश में किसी को। हिंदू का दर्द कहाँ है देश में किसी को? हिंदू की बात होते ही आप सब खड़े हो जाते हैं, सिस्टम ही खड़ा हो जाता है। हिंदुस्तानियों को तब मानता हूं मैं, गुजरात फाइल्स बनाइए तब मानता हूं मैं, असम फाइल्स बनाइए, जिनोसाइड बनाइए ना, गोधरा का दिखाइए कैसे कार सेवकों को मारा, कैसे 50 कार सेवकों को जिंदा जला दिया। मैं उम्मीद करूंगा आप कुछ बनाएंगे। एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड रुक जाएगा, एक सेकंड रुक जाएगा अमित रैना। वकार भट्टी, मैं आज आपसे कुछ बेसिक समझना चाहती हूँ। जी पूछिए। 1990 कितने कश्मीरी पंडितों ने पलायन किया था? पलायन नहीं था, जिनोसाइड था। डराकर धमकाकर सर से छत छीन ली गई थी, सपने छीन लिए गए थे, अपने घर में शरणार्थी बना दिया गया था, शिनाख्त छीन ली गई थी। कितने थे? लाखों जो मुसलमानों का कत्लेआम हुआ वो किसने किया हुआ है? उसके ऊपर मूवी बनेगी नहीं बनेगी? आपसे मैंने सवाल पूछा, पंडितों का पलायन हुआ, उस सवाल का आप जवाब नहीं दे रहे हैं मुझे। आप उस सवाल का मुझे जवाब नहीं दे रहे हैं। आपने कहा लाखों मुसलमानों का कत्ल हुआ, कहां हुआ कत्ल? बताइए मुझे, लाखों मुसलमानों का कत्ल कहां हुआ आजाद भारत में? बताइए, आज आप एग्जाम्पल देकर बताइएगा, वरना अपने शब्दों के लिए माफी मांगिएगा। उस पुलिस वाले की, सुने ना मैम, उस पुलिस वाले की बात आप करेंगे जिसके एक हाथ में तिरंगा था, दूसरे हाथ में AK-47 था, और वो अपने ही कश्मीरी मुसलमान भाई के खिलाफ लड़ रहा था। उस कश्मीरी पुलिस वकार भट्टी, आप मुझे बात बताइए, मैं कश्मीरियों के लिए आपसे सर्टिफिकेट नहीं मांग रही हूँ। कश्मीरियों को लेकर आपसे सर्टिफिकेट नहीं मांग रही हूं मैं। कश्मीर में बहुत समय बिता चुकी हूं, उनमें से उनकी देशभक्ति को लेकर मेरे जहन में सवाल नहीं है। तो आप ये साबित करने की कोशिश मत कीजिए, ये डिवाइड ड्रॉ करने की कोशिश मत कीजिए, अलगाव वाली लाइन ड्रॉ करने की कोशिश मत कीजिएगा मेरे साथ। नहीं, आप ये लाइन ड्रॉ मत कीजिए। मुझे ये बताएं, आप मुझे ये बताएं, अभी आपने इतना बड़ा स्टेटमेंट दिया, लाखों मुसलमानों की आपने बात की, जिनोसाइड की आपने बात की, एग्जाम्पल देकर बताइए मुझे। जम्मू में 2.5 लाख मुसलमानों का जिनोसाइड किसने किया था? मैंने किया था, मेरे बाप ने किया था, करवाया था। किस तरह की भाषा है? कैसी भाषा है? ये किस तरह की भाषा है वकार भट्टी? ये किस तरह की भाषा है? आप तार्किक तौर पर बहस नहीं कर पा रहे हैं क्या? तार्किक तौर पर बहस नहीं कर पा रहे आप? मैं आपको बताता हूँ, जेनोसाइड पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से, हमीरपुर से कितने हिंदू निकाल दिए गए, मुजफ्फरनगर से कितने हिंदू और सिख निकाल दिए गए, कितनी औरतों के साथ बदसलूकी हुई, कितनी औरतों को कुएं में कूदना पड़ा। बताइए जरा, बताइए। आज पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में जहां 50% हिंदू होते थे, आज शून्य क्यों है? शून्य, 0.1% भी नहीं है, शून्य है। क्यों है वो कहां गए? उनको वो कहां गायब हो गए? किसने मारा उनको? ये बताइए जरा। अगर जम्मू रीजन में 3 लाख मुसलमानों का जेनोसाइड हुआ, जो आप झूठ बोल रहे हैं, तो आज भी जम्मू में मुसलमान हिंदुओं से ज्यादा कैसे हैं? ये प्रोपेगेंडा करना बंद करिए, सच्चाई पे आइए, इतिहास पे बात करते हैं, नंबर्स के साथ, स्टैटिस्टिक्स के साथ। ये प्रोपेगेंडा बंद करिए। वकार भट्टी ये बताएंगे कि वो कहां पर कैंप्स हैं जहां पर जिनके जेनोसाइड की बात ये कर रहे हैं वो रहते हैं? अदालत में कितने मामले हैं, कितनी FIR दर्ज हुई है? वकार भट्टी, कश्मीरी पंडितों की अदालत के कितने मामले हैं जी? किसको आपने सजा दिलवा दी? अदालतें आपकी, वकार भट्टी अदालतें आपकी। सुनिए मेरी बात, जो इस हिंदुस्तान में रहता है, इस देश में रहता है, अदालतें उसकी हैं। उसमें आप और तुम और आप और हम नहीं है, हर भारतीय की अदालतें हैं। आप यहाँ पर बैठकर प्रोपेगेंडा मत चलाइएगा, प्रोपेगेंडा मत चलाइएगा। पहली बार आपके पास इस बात का कोई जवाब नहीं है। आप आरोप तो आप प्रोपेगेंडा चला रहे हैं, आप प्रोपेगेंडा चला रहे हैं जिसमें प्रोपेगेंडा के लिए गुंजाइश नहीं है। मैडम जी, प्रोपेगेंडा तो दिल्ली से चलता है मैडम जी, कश्मीरियों को तो प्रोपेगेंडा की प्लेट। आप कश्मीरियों की आवाज नहीं है सर, आप कश्मीरियों की आवाज मत बनिए। उन कश्मीरियों की आवाज बनने की कोशिश कीजिए जो ये कहते हैं कि इतने दशकों तक, 7 दशकों तक पावर, सत्ता 2 फैमिलीज के हाथ में रही। प्लीज, फैमिली भी आपकी, फारूक अब्दुल्ला भी आपका चहेता, महबूबा भी आपकी चहेती, हमारा कोई नहीं था। हम नहीं, आप जिस तरह की बातें इस डिस्कशन में बैठकर कर रहे हैं सर, तक आप थोड़ी सी संवेदना, थोड़ी सी सेंसिटिविटी उन पंडितों के लिए रखिए जिनके घर बाहर छिन गए सर। अपने ही देश में जब शरणार्थी बनकर जीना पड़ता है तो कैसा लगता है, उस वेदना को समझिए जिसे इस फिल्म में दिखाया गया है। लेकिन सैयद अब्बास, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, जब वो नैरेटिव सूट करे, और वो प्रोपेगेंडा है जब वो नैरेटिव सूट ना करे। डबल स्टैंडर्ड्स क्यों?
जी अदिति जी, देखिए, हालांकि मैं दूसरे पैनलिस्ट को सुन रहा था, चाहे वो गुजरात हो, जी हाँ बिल्कुल, गुजरात पे जैसे अमित रायना जी ने कहा फिल्म बननी चाहिए, कश्मीर फिल्म्स पे बनी है और ये फिल्म बनी है, ये दर्द को दर्शाता है। मैं समझता हूं कि किसी को भी कोई तरह की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो बताया गया है वो हकीकत बताया गया है, जुबानी की गई है। और उसके साथ साथ मैं ये कहना चाहूंगा, हमारे आरपी सिंह साहब जो भाजपा के प्रवक्ता है, मेरे बड़े भाई हैं, उनसे मेरा ये सवाल है, एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 के बाद आपने तो कहा था कश्मीरी पंडित भाइयों को लाएंगे, उनके लिए ग्रांट्स देंगे, कमीशंस देंगे, ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट करेंगे, आईआईटीज होंगे, आईएम्स। हमने पिछले 8 साल में आपकी हुकूमत में क्या किया है? जवाब देना चाहेंगे इस पर? बिल्कुल अमित रैना। नहीं, देखिए, फिर ये घुमा फिरा के इसको राजनीति में लाना चाहते हैं। किसी तरह से जो फिल्म ने इवोक किया है रिस्पांस, जो इसमें देश ने जागरूकता लाई है कि कश्मीर में क्या हुआ, उसको कैसे दबाया जाए, उसमें राजनीति कैसे लाई जाए। आप मांग करी। देखिए, मैं आपको बताता हूं गुजरात और कश्मीर का फर्क। मैं आपको बताता हूं गुजरात और कश्मीर का फर्क। कश्मीर में आपको एक केस नहीं मिलेगा जहां पे किसी हिंदू ने किसी मुसलमान को मारा हो। वहां दंगा नहीं हुआ था, वहां नरसंहार हुआ था, एक जाति सहार हुआ था। गुजरात में दंगे हुए, इक्वल नंबर पे हिंदू मारे गए, इक्वल नंबर पे मुसलमान मारे गए। 600 कन्विक्शन है गुजरात में, 600 कन्विक्शन है। आप जो बात कर रहे हैं बीजेपी रूल स्टेट, 600 कन्विक्शन है। जम्मू कश्मीर में 0 कन्विक्शन है। 2006 में जब कांग्रेस की सरकार थी, जम्मू कश्मीर में 2006 में सबसे बड़े किलर को, बिट्टा करादे को बेल मिली। जस्टिस एनडी वानी, एक मुसलमान लिखता है, जस्टिस एनडी वानी लिखता है कि सरकार को कोई मंशा नहीं है इसको सजा दिलाने की। इतना खराब केस मैंने जिंदगी में नहीं देखा है, मुझे मजबूर होकर इसे बेल देना पड़ रहा है। और उसी बिट्टा कराटे को कश्मीर में हीरो का वेलकम दिया जाता है, उसमें पैसे फेंके जाते हैं। ठीक है, इस पे वकार भट्टी का जवाब लेंगे, इस पे वकार भट्टी का जवाब लेंगे। वकार भट्टी। जी मैम, बोलिए। हाँ, सवाल अभी उठाया, आप इसी डिस्कशन में है ना सर? सुनिए ना, बिट्टा कराटे वो जेल में पड़ा है तिहाड़ में, तो सजा दिलवाइए कोर्ट से जाके। अगर उसने क्राइम किया तो उसको सजा दिलवाइए। अगर उसने क्राइम किया उसके साथ सुनिए ना मैडम, आप सुनिए ना, आपने क्यों वेलकम दिया उसको? जिनोसाइड मुसलमानों का, आप क्यों उसे हीरो मानते हैं? मुजरिम भी ढूंढ के लाइए। आप क्यों उसे हीरो मानते हैं, ये बताइए। मैं ना हीरो उसको मानता हूँ, ना मैं हीरो उसको मानता हूँ, आपका गिट्टा कराटे या पता नहीं कौन है, ना मैं हीरो मानता हूँ कनन पशपुरा में जिन्होंने काली रात में काला मुंह किया था, ना मैं उनको मानता हूँ, ना मैं उनको। आपको पता भी कनन पोषपुरा है कहाँ पे? हाँ, ये इंटरेस्टिंग सवाल है, पूछे जरा इनसे, कहाँ है? आपको पता भी है कनन पोषपुरा है कहाँ पे? पहले नाम बोलना ठीक से सीख जाइए, उसके बाद बात करेंगे। आपको पता है, देखिए यही समस्या है दीदी जी, यही समस्या है। हमारी समुदाय ने कभी नहीं कहा कि किसी को न्याय नहीं मिलना चाहिए। जिसके साथ अत्याचार हुआ है, किसी मजहब से आता हो, किसी प्रांत से आता हो, किसी भी रीजन से आता हो, न्याय मिलना चाहिए। मगर आप हमारे न्याय के बीच में क्यों बाधा आते हैं? आप हमारे न्याय के बीच में क्यों बाधा आते हैं? आप हमारी कहानी को क्यों जुटलाना चाहते हैं? क्यों? कहीं ना कहीं जिहादी प्रोपेगेंडा एक्सपोज होता है। जब इस देश में कश्मीरी हिंदू की बात हुई या किसी भी हिंदू की बात हुई हो, तब जिहादी प्रोपेगेंडा एक्सपोज होता है। आप खड़े रहते हैं। मीरपुर में 1.5 लाख हिंदू रहते थे 1948 में, आज 0 रहते हैं। कहां गए वो 1.5 लाख हिंदू और सिख? 1.5 लाख हिंदू और सिख थे, कहां है वो 1.5 लाख हिंदू और सिख? मुजफ्फरपुर में रहते थे 50,000 हिंदू और सिख, कहां है वो? ठीक, एक कमेंट जल्दी से। और वकार भट्टी। जी, ये आपके नैरेटिव का फॉल्स प्रोपेगेंडा का, ये प्रोपेगेंडा का हिस्सा है ना। पंडितों पर बात की जाने लगे तो आप सुन लीजिए, आप उसका जस्टिफिकेशन देने की कोशिश करेंगे, आप सिक्योरिटी फोर्सेस पर सवाल खड़े करेंगे, और मैं आपको बता देती हूँ, अभी आपने जहां का नाम लिया ना सर, जहां का नाम लिया, नहीं सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। वहां पर लड़कियां तिरंगा बनाती हैं, मैं खुद गई हूं वहां पर, मैं खुद गई हूं। अपनी रिपोर्ट की क्लिप आपको भेज दूंगी। सिक्योरिटी फोर्सेस की हेल्प से वहां पर लड़कियां तिरंगा बनाने का काम करती हैं। रिकॉर्ड ऑर्डर वहां पर मिला था और उन लड़कियों ने वो तिरंगा बनाया है। वो क्लिप मैं आपको भेज दूंगी, तो प्लीज नो प्रोपेगेंडा ऑन दिस प्लेटफॉर्म। निलोफर मसूद। आदिति, मैं बहुत ही पेशेंटली सबको सुन रही थी, मुझे काइंडली 1 मिनट दे दीजिए आप। अभी 1988, 89, फिर 90 की बात की गई। उस वक्त जो सेंटर में थी वो जनता दल पार्टी थी, जिन्होंने नेशनल फ्रंट बनाया हुआ था। वो बैकिंग जो उनको था, सपोर्ट बीजेपी का था।
तो कहने का ये मतलब है मेरा कि जो भी यहाँ स्टेट में उस वक्त हुआ, उस वक्त इमीडिएटली यहाँ पर गवर्नर को चेंज किया गया, जगमोहन को लाया गया। स्टेट में तो आपकी सरकार थी, स्टेट में आपकी सरकार थी, 370 कायम था, 35 से कायम था, भारत सरकार की पहुंच लिमिटेड थी। ये अच्छी बात है। जब आप पे बात आए तो केंद्र सरकार याद आ जाता है आपको, बाकी समय आपको 370 चाहिए होता है। 370 था कि नहीं था उस समय में? लिमिटेड अप्रोच था भारत सरकार का कि नहीं था? केंद्र में यूनियन दिसंबर 89 में केंद्र के यूनियन मिनिस्टर ऑफ होम कौन थे? मुफ्ती मोहम्मद सईद, जिन्होंने फारूक राजीव अकॉर्ड साइन करवाया था। वो किसने साइन करवाया था? उसका असली नाम फारूक राजीव अकॉर्ड नहीं था, उसका असली नाम था फारूक मुफ्ती अकॉर्ड। वो किसने साइन करवाया था? ये अपनी बेटी को किडनैप किसने करवाया और छुड़वाया किसने? छुड़वाया फारूक अब्दुल्ला ने आतंकवादियों को। बहुत ही प्लान साजिश थी, मेरी बेटी किडनैप होगी, तुम छोड़ देना 5 आतंकवादियों को, और जिस दिन हिंदुओं को मारा जाएगा उस दिन तुम रिजाइन कर देना। किस दिन रिजाइन किया फारूक अब्दुल्ला ने? 19 जनवरी 1990, वो काली रात जिस दिन हर हिंदू के घर पे पथराव हुआ, आग जलाई गई, लोगों को मारा गया, वो काली रात थी। कितना अगर इतना डर था तो फारूक अब्दुल्ला को कहना था नहीं मैं रुकूंगा, अपनी जनता की सेवा करूंगा, सुरक्षा करूंगा। नहीं करी, उन्होंने कहा प्लान फिट है, मारो हिंदुओं को, मैं सत्ता छोड़ के जा रहा हूं, और लंदन भाग गए। वो मीरवाइज का जो गुजर गए थे, शहीद हो गए थे, उन पर जो अटैक हुआ था, उनके लोग जो उस मॉर्निंग में थे, उस पर 60 लोग, 69 लोगों को मारा गया। किसने मारा उसको? किसने मारा मीरवाइज को? आप तो वो लोग हैं कि मीरवाइज और मीरवाइज का कातिल दोनों एक दूसरे के बगल में सोए हुए हैं, और दोनों को आप कहते हैं मुजाहिद, दोनों को शहीद। ये हाल है कश्मीर का। मुझे इस डिस्कशन को यहीं पर कंक्लूड करना होगा। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस बात को स्पष्ट करते हुए। पैनलिस्ट की राय निजी राय होती है, चैनल उसे एंडोर्स नहीं करता है। हम अपने मंच पर मर्यादित तरीके से बहस की बात करते हैं, लेकिन कश्मीरी पंडितों के दर्द को समझना, उनकी पीड़ा को समझना, उनकी वेदना को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। और द कश्मीर फाइल्स के माध्यम से लगातार यह कहा जा रहा है कि कश्मीरी पंडितों के साथ जो नाइंसाफी हुई, ज्यादती हुई, उसे एक आवाज मिली है। जो सच दशकों तक छिपाया गया वो सबके सामने आया। सर आज 32 साल हो गए, आज तक कोई कमीशन क्यों नहीं बैठा? क्यों इसकी इंक्वायरी नहीं हुई? सर 32 साल में कितने कश्मीरी पंडित मारे गए? वो तो 89-90 वो उनका दौर था। यहाँ क्या चला गया निज़ाम मुस्तफ़ा? सर उसके बाद कितने कश्मीरी पंडित मारे गए? क्यों नहीं आज तक अपवाद के रूप में एक केस दर्ज हुआ, एक FIR दर्ज हुई, कोई चार्जशीट फाइल हुई? क्यों नहीं हुई? सर जो ओपनली आपकी मीडिया में बोलते हैं कि मैंने 20 को मारा, दूसरा बोलता है मैंने 30 को मारा, क्या उनको बिरयानी खिलाओगे आप? वो जेल के पीछे क्यों नहीं है? क्या उनके लिए कोई कानून नहीं है? आज तक जो भी 32 साल से हम मुसीबतें झेल रहे हैं, वो आपकी नॉलेज में भी, हमारी नॉलेज में भी, और यूथ हमारा कैसे बेकार हो गया, ओवर एजड हो गया। जो भी सरकार आई उसने हमें मिर्ज़ा अफजल बेग यहाँ दिखाता था, शेख अब्दुल्ला के वक्त में उसका लीगल एडवाइज़र था। वो हमारा इलाहाक भारत के साथ अटूट है, और वो टुंडा था एक्चुअली, बाने हाथ से दिखाता था पाकिस्तानी नमक और हरे रंग का कपड़ा लोगों को। कश्मीरी में उनको बोलता था ये याद रखो, वो पाकिस्तान का था नमक और वो हरे रंग। और वही हमारे साथ सरकारों ने किया, हम आपके साथ हैं, मगर हमारी जो मुसीबतें हैं वो उनका अजाला कभी नहीं किया गया। तो बड़ा सवाल यही है कि सेंस ऑफ जस्टिस कहाँ है, न्याय कहाँ है, इंसाफ कहाँ है कश्मीरी पंडितों के लिए, जिन्हें सब कुछ छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। इस एक रियल लाइफ को रील पर उतारना कितना चैलेंजिंग होता है, इसी बारे में, इस पूरे एक्सपीरियंस को, अनुभव के बारे में खास बातचीत की जी न्यूज़ के एडिटर इन चीफ सुधीर चौधरी ने अनुपम खेर और विवेक अग्निहोत्री के साथ। विवेक, आपने फिल्म बनाई, बड़ा रिस्की सब्जेक्ट था क्योंकि इस सब्जेक्ट को कभी किसी ने टच नहीं किया, लेकिन मैं ये भी देख रहा हूं कि ये फिल्म षड्यंत्रों का शिकार हो रही है, बहुत लोगों को पसंद नहीं आ रही है। फिल्म की कहानी क्या है तो लोगों को अब तक पता चल चुका है क्योंकि फिल्म लोग लगातार देख रहे हैं, लेकिन षड्यंत्र के बारे में आप बताइए, क्या षड्यंत्र हो रहे हैं इस फिल्म को लेकर अभी तक? नहीं, अब षड्यंत्र तो देखिए, आई हैड साइंड अप फॉर दिस। जब हमने शुरू की थी हमको ये पता था कि हम ओखली में सर डाल रहे हैं, तो इसलिए उस मूसर से क्या डरना जो हमारे यहाँ कहते हैं। षड्यंत्र से ज़्यादा अफसोस की बात यह है कि लोग नंबरों में बांट रहे हैं इस पीड़ा को।
कोई पहले कह रहा था कि नहीं भाई 4000 लोगों का कत्ल नहीं हुआ, ये तो 1500 का हुआ। उसके बाद वो नंबर घटा के ले आया, नहीं 219 का हुआ, और आज कोई कह रहा है कि सिर्फ 88 लोगों का हुआ। मैं एक सवाल ये जानना चाहता हूँ, एक भी आदमी का एक स्वतंत्र राष्ट्र में अगर जाति या पंथ किसी चीज को लेकर मर्डर होता है, उसका जो डिनायल है वो सबसे बड़ा पाप है, और जो पाप कलेक्टिवली हम लोगों ने किया है कि हमने जेनोसाइड को डिनाई किया है। अनुपम जी, एक अच्छा कलाकार उसको माना जाता है जो वो नहीं है और वो भूमिका वो पर्दे पर करे, जैसे आपने 1984 में अपनी पहली फिल्म सारांश में किया था। आप 29 साल के थे लेकिन एक बूढ़े की भूमिका आपने की थी। जी जी। लेकिन इस फिल्म में आप जो हैं वही भूमिका आप कर रहे हैं, और ये मुझे यकीन है कि आपके लिए बहुत स्पेशल, बहुत खास होगी ये फिल्म और ये भूमिका। मेरे लिए जब मैं सारांश कर रहा था, मेरे ज़िंदगी और मौत का सवाल था, क्योंकि मैं अगर उस फिल्म में कामयाब नहीं होता तो फिर मैं सड़कों पर आ जाता, फिर मैं रेलवे प्लेटफॉर्म पे सोता। तो मैंने अपना पूरा स्ट्रगल जो था, पूरी अपनी जो ह्यूमिलिएशन थी, जो लैक ऑफ डिग्निटी जो मुझे मिलती थी, उसको मैंने उस रोल में डाल के इस्तेमाल की थी। मगर 522 फिल्में करने के बाद जब कश्मीर फाइल मेरे पास आई, विवेक जी लेकर आए, तो शायद मैं उस उम्र का हूँ जिस उम्र का मैं रोल कर रहा हूँ, मगर जो उसका दर्द है वो 32 साल से लेकर घूम रहा हूँ। और जो उसका रिप्रेजेंटेशन था, सारांश में मैं गलत हो सकता था मगर इसमें मैं गलत नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे सर पर उन 5 लाख लोगों का भार था जिनका पलायन हुआ था, जिनका जेनोसाइड हुआ था, जिनको छोड़ के जाना पड़ा था। मेरे कैरेक्टर का नाम पुष्करनाथ है, जो मेरे पिताजी का नाम था। विवेक ने उस नाम को डिसाइड किया था। तो मेरे पिताजी के प्रति जो मेरा प्यार था या जो उनकी तकलीफ़ थी, उसको भी दिखाना बहुत ज़रूरी था। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी बात सही है कि शायद मैं आज उस उम्र में हूँ, मगर मेरे लिए ये बहुत बड़ी चुनौती थी। नॉट दैट मैं इसको बनाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैंने कितना डिफ़िकल्ट किया, पर इसका कोई भी पल बनावटी नहीं हो सकता था। इसका दर्द, इसकी तकलीफ़ एक्टिंग से नहीं, मेरी सोल से, मेरे आत्मा से और मेरे दिल से निकल कर आनी थी। और इसीलिए हर शो में और हर शॉट में, शॉट के बाद, शॉट के दौरान, हाँ, मैं बहुत रोता था। मैंने देखा विवेक, वीडियोस में लोग आ रहे हैं, आपको गले लगा के रो रहे हैं, और मतलब ऐसा पहले कभी हमने देखा नहीं कि किसी फिल्म को देख के फिल्म निर्देशक के गले लग के लोग रोने लगे। यानी रोने को तो मैं समझता हूँ, जब 70-80 साल की मेरी माँ जैसी, मेरी दादी जैसी औरतें हैं मेरे पाँव छूने लगती हैं, तो मैं आपको बता नहीं सकता हूँ सुधीर, मुझे लगता है धरती फट जाए, मैं समा जाऊँ। ये पीड़ा, मतलब हमने एक 80 साल की महिला को इतना विवश कर दिया एक आज़ाद भारत में कि उसको एक फिल्म मेकर के पाँव पे गिर के रोना पड़ रहा है। यानी मैंने कहा था आपका शो, मैं एक जो भारत की बात में गांव जा रहा था, मैंने आपको फ़ोन करके कहा था कि आपका शो बुढ़ी औरतें बहुत देखती हैं, और मुझे समझ में आ रहा है कि क्यों देखते हैं। प्रॉब्लम ये हो गया है कि हमने भारतीयों से भारतीय भाषा में बात करना बंद कर दिया है। हमने भारतीयों को ये बोलना शुरू कर दिया है कि नहीं, तुम देखो अमेरिका में ऐसा होता है, वेस्ट में होता है, तो तुम वैसी बात करो। और हर समय उनको एक ग्लानी, एक गिल्ट, एक ऐसे उसमें डाल दिया है कि आदमी थोड़ा झुका डरा सा रहता है। इस फिल्म से अभिव्यक्ति मिली है, जिसको हम फ्रीडम ऑफ स्पीच कहते हैं। वो फ्रीडम ऑफ स्पीच मैंने रियलाइज़ किया वो मेरी और आपकी नहीं, हमारे पास तो कैमरे हैं। ये फ्रीडम ऑफ स्पीच उस आम आदमी की है जिसकी कोई बात ही नहीं सुनता, उस कश्मीरी हिंदू की है जिसको हमने नंबरों में बांट दिया। इस फिल्म ने उनको फ्रीडम ऑफ स्पीच दी है। फ्रीडम ऑफ स्पीच की जो आप बात कर रहे हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच हमने देखा बड़ा सिलेक्टिव है हमारे देश में। अगर आप कश्मीरी हिंदुओं की बात करते हैं तो वो फ्रीडम ऑफ स्पीच भी नहीं है, वो सिनेमा भी नहीं है, वो मुद्दा भी नहीं है, मान लीजिए। लेकिन अगर आप गुजरात दंगों की बात करते हैं या कोई और दूसरी ऐसी CAA की बात करते हैं तो फ्रीडम ऑफ स्पीच भी है, मुद्दा भी है, सिनेमा भी है, किताब भी लिखी जाएगी, सब कुछ लिखा जाएगा। क्योंकि पिछले 50-60 साल से ऐसी एक रूपरेखा बनती चली गई थी। हमको ये सिखाया गया था कि ये सही है और ये गलत है। कभी इस बात को चुनने का मौका ही नहीं दिया कि हम अपने आप डिसाइड कर सकें कि क्या गलत है। आप एक ढर्रे पे चलें तो आप सही हैं, अगर आप उससे दूसरे ढर्रे पर गए तो आप गलत हैं, और हम सब भुगत चुके हैं इस बात को। मगर झूठ को एक्सपोज होने में टाइम लगता है शायद कभी कभी, मगर एक्सपोज हो रहा है। वो लोग एक्सपोज हो रहे हैं। आप इससे पहले ट्वीट की बात कर रहे थे या ऐसे लोगों की बात कर रहे थे, अब वो कहाँ रहे? जिन्होंने 60 साल तक इस मुल्क पर राज किया था, वो कहाँ गए? क्योंकि अपना एक दायरा होता है ना, कब तक वो कहाँ गए? क्यों ऐसा है कि आज की सरकार जो है, जो आज के प्रधानमंत्री हैं, वो क्यों इतने पॉपुलर हैं? वो बिकॉज
वो देश के बारे में सोचते हैं। क्यों नहीं आर्टिकल 370 का ये हुआ एब्रोगेशन इससे पहले? क्यों उस झूठ को बना के जिंदा रखा? क्यों स्पेशल स्टेटस दिया उन लोगों को? क्यों आज ये लोग भर भर के लोग देख रहे हैं फिल्म? बिकॉज उनको गिल्ट भी महसूस हो रही है कि हमारे देश में इतना बड़ा कांड हुआ था, इतने सारे लोग अपना घर छोड़ के निकल गए थे, इतने सारे लोगों की हत्या हुई थी, रेप हुए थे, और हमें पता ही नहीं है। तो अब जब पता लगना शुरू किया है कि दे वांट टू प्रोटेक्ट देम एंड दे आर गिल्टी ऑफ इट। विवेक, बॉलीवुड का एक अपना एक बिजनेस मॉडल होता है और बॉलीवुड का अपना एक नेक्सस भी होता है। बॉलीवुड, तो आपकी जो फिल्म है वो बॉलीवुड के पैरामीटर्स पर कहीं ठहरती नहीं है उनके हिसाब से। आपको ऐसा लगा कि एक बिजनेस मॉडल के तौर पर हर चीज जो होनी चाहिए थी वो आपकी फिल्म के साथ नहीं हुई, लेकिन जो ऑर्गेनिक पॉपुलैरिटी थी वो आपको मिल रही है। और अब धीरे 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 शायद ऐसा हम देखेंगे कि बॉलीवुड का नेक्सस भी टूटेगा और वो झुकेगा। टूटना भी चाहिए। कोई भी इमारत अगर मोहल्ले के जो गरीब वंचित लोग हैं उनको रहने का मौका नहीं दे, उस इमारत का ढहना ही बेटर है। और एक नई इमारत खड़ी करने के लिए पुरानी इमारत का गिरना भी ज़रूरी है। वो इस्टेब्लिशमेंट बन गया था, वो लोग रूल सेट करने लगे थे। मुझे बॉलीवुड से कोई आपत्ति नहीं है। मैं तो गुरुदत्त का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, मैं तो विजय आनंद का इतना बड़ा फ़ैन हूँ, उन्हें भगवान मानता हूँ अपना, राज कपूर साहब का। आप यकीन नहीं करेंगे, मेरी फिल्म का भी जब प्रीमियर हुआ तो रणधीर कपूर जी बड़े पूजनीय हैं, क्योंकि वो राज कपूर जी के बेटे हैं जिनने इतनी सर्विस की है। वो इतने बीमार हैं, उनके साथ 3 लोग चलते हैं नर्स के साथ, उनको मैंने ज़बरदस्ती फिल्म देखने बुलाया, सिर्फ उनको बुलाया फिल्म इंडस्ट्री से, और भी हमारे मित्र लोग थे। पर मैं आपको बताऊं, एक नया भारत का उदय हो रहा है। ये जो कश्मीर है, इसकी जो समस्या जो बताई गई, इट वॉज ऑल अबाउट मुस्लिम्स। और यासीन मलिक को एक ज़माना था जब हमारे यहाँ यूथ आइकॉन माना गया। यासीन मलिक से भारत के प्रधानमंत्री दिल्ली में बुलाकर मिलते थे, फोटो खींचती थी और उसको यूथ आइकॉन माना जाता था। ये सिर्फ ये थ्योरी पर कि वहां मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है, भारतीय सेना कर रही है। तो ये आप सोचिए कि 360 डिग्री शिफ्ट है नैरेटिव का। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और जिनको मैं इंटेलेक्चुअल समझता था, जिनकी मैं बड़ी इज्जत भी करता था, मैं कहता ये बात देखो इनने बोली है, वो खड़े होके कि एक हमारी जर्नलिस्ट ने उन्होंने बोला था, तब मैं NDTV देखा करता था, वो 2-3 ही चैनल्स थी, तो उन्होंने बोला था कि कश्मीरी हिंदू जो हैं वो मुस्लिम का शोषण करते हैं, इसलिए उनके खिलाफ वो और छोड़ के एक झूठ बनाया था। और मैंने उस पर यकीन किया था। आज मुझे इतनी ग्लानी है इस बात की, लेकिन मेरे पास ऑप्शन नहीं था। जब 1 ही 2 चैनल्स थी, अच्छा प्रोफेसर आपको पढ़ा रहे हैं तो आप उस पर विश्वास करेंगे। भाई एक 17-18 साल का बच्चा प्रोफेसर की बात पे विश्वास करेगा, वो क्यों करेगा किसी और की? लेकिन आज लोगों को जो ये पिछले 5-6 साल में जो एक एम्पावरमेंट हुआ है, जो भारत के कोने कोने गांव-गांव के यूथ का, वो जा के ढूंढ रहा है सत्य क्या है और इनके मुंह पे तमाचे की तरह फेंक रहा है फैक्ट्स को और कहता तुमने हमसे झूठ बोला। ये फिल्म उसी भावना को बांध के कंसोलिडेट करके भारत के जो लोग हैं उनको यूनाइट कर रही है, और मेरे ख्याल से ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। विवेक, हैव यू अचीव्ड व्हाटएवर यू वांटेड टू अचीव? मैं ऐसा कुछ अचीव करने निकला नहीं था। मैं, आप जितने साल से मुझे जानते हैं, मेरा भारत के लिए बहुत बहुत अटैचमेंट, क्योंकि मैंने इतना घूमा, बहुत अर्ली एज से मैं पूरा विश्व घूम रहा हूँ। मैं ये मानता हूँ भारत से अच्छी सभ्यता कोई दुनिया में नहीं है, लेकिन इसका इतना ज़्यादा खंडन किया गया। हमने भारत को बांट दिया, इतनी महान सभ्यता को क्वेश्चन कर करके हमने उसको बांट दिया। पर आप भी दूसरा पक्ष रखकर अवार्ड जीत सकते थे, अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड जीत सकते थे, लिबरल कहलाए जा सकते थे, आधुनिक कहलाए जा सकते थे। मैंने अभी आपको ये दिखाया, इससे बड़ा अवार्ड क्या। जो महिलाएं, जो बच्चे मेरे से मिल रहे हैं, छोटे छोटे, आपके यहाँ मैं घुसा तो देखिए एग्जेक्टिव्स नहीं मिले मुझे, चौकीदार, ड्राइवर्स, उनने घेर लिया और वो बोल रहे हैं। मुझे इतना अच्छा लगता है कि जब नीचे से लोग एम्पावर होकर ऊपर आते हैं। अगर ये फिल्म भारत को जो अभी कर रही है, सबको जोड़ रही है, अगर ये जोड़ने का काम करेगी तो मेरे ख्याल से यही सबसे बड़ा अचीवमेंट होगा। उससे बड़ा आप यकीन नहीं करेंगे, मैं बोलूँगा ये बिल्कुल झूठ लगेगा, खेर साहब है, मैं एक बार आपसे कभी फिगर्स या टर्नओवर कितना बिजनेस हुआ है, लोग पूछा, मुझे अभी नहीं पता क्या हुआ है। मैं दौड़ रहा हूँ, भाग रहा हूँ 24 घंटे, मैं और पल्लवी सो नहीं रहे, सिर्फ इसलिए मुझे लगता है दिस इज़ अवर चांस एंड लेट्स नॉट मिस इट। ये भारत के जन जन को देखनी चाहिए फिल्म, और देख रहे हैं। एक्चुअली कश्मीरी पंडितों से ज़्यादा तो नॉन कश्मीरी पंडित देख रहे हैं इस फिल्म को।
तो आई थिंक दैट वे इट्स एन अचीवमेंट। और आज मैंने इसका ओपनिंग किया डीएनए का, इससे बड़ा मेरे लिए कोई अचीवमेंट भी नहीं हो सकता है। अरे थैंक यू सो मच। पर मैंने ये सुना कि जब आप फिल्म प्रमोट करने के लिए कपिल शर्मा के शो में जाना चाहते थे तो उन्होंने आपको बुलाया नहीं? नहीं, देखिए मैं आपको बताऊं, मैं कपिल शर्मा को आइसोलेट करके नहीं बोलूँगा। ये सारी रियलिटी शोज़ का है, वो स्टार बेस्ड हैं, इसमें कोई शक नहीं और मुझे उससे कोई गिला नहीं है। मुझे बहुत 1-1.5 महीने से लोग मुझे बहुत वो कह रहे थे कि आप कश्मीर उस क्या कपिल क्या क्यों नहीं जाते, कपिल क्या नहीं, जैसे ये चॉइस मेरी है कि मैं जहाँ जा। तो मैंने सिर्फ इतना ही लिखा कि भाई ये चॉइस उनकी है और मुझे ऑफिशियल जो हमारे प्रोड्यूसर्स हैं जी स्टूडियोज, वहाँ उन्होंने ऑफिशियल मेरे बताया है कि उन्होंने बोल दिया, शायद खेर साहब बिजी थे, उन्होंने बोल दिया कि इसमें आपके में कोई ऐसे कमर्शियल स्टार्स नहीं है। तो मुझे दुख ये भी होता है कि कश्मीर से बड़ा स्टार क्या है? अगर आपके घर में कोई ट्रेजेडी हुई है उससे बड़ी चीज़ क्या है? अब हम लोगों को थोड़ा ना ये स्टार नॉन स्टार की बजाय कई बार देश की भी समस्याओं को उसी लेवल पे लाके खड़ा करना चाहिए जो हम एक्टर्स को लाके खड़ा कर देते हैं, सिंगर्स को, सेलिब्रिटीज़ को। मेरे को देश की अच्छी बातें, देश के ज़मीन से उगे हुए लोग, उनको भी अब स्टार्स बनाने का वक्त आया है। लेकिन अनुपम जी, कुछ लोग आज ये भी कह रहे हैं कि अब आप सिनेमा हॉल्स को नफरत से भर रहे हैं। देखिए वो कुछ लोग जो है ना, वो तो पूरी ज़िंदगी यही कुछ बोलेंगे। कुछ लोग बोलते हैं, कुछ लोग करते हैं। हम करने वालों में हैं। ये एक फैशनेबल हो गया कि जो हिंदी मीडियम स्कूल से आया है वो एक ख़ास किस्म का आदमी है या औरत है। जो नेशनलिस्टिक बात करते हैं ये बोरिंग लोग हैं। जो पेट्रियाटिक लोग हैं इनको कुछ समझ में नहीं आता। हम अगर क्रिटिसाइज़ करते हैं तो हम बड़े हैपनिंग कूल किस्म के लोग हैं। मैं अपने देश से 8 साल छोटा हूँ और मैं शिमला में रहता था। वेस्टर्न कमांड वहाँ का जो था वो सेंटर था मिलिट्री का। मुझे तो यही सिखाया गया, 62 के वॉर में हमको बोला गया था कि देश के प्रति बात करनी है, 65 के वॉर में, 71 के वॉर में। तो मैं तो बड़ा यही हुआ और मुझे लगता है कि मेरी खासियत ये है कि मैं देशभक्त हूँ। अब उस खासियत को मैं कैसे हटा दूँ कि भाई जो देशभक्त होना आजकल ठीक नहीं है। वो चल रहा है थिएटर में, क्या यार ये पिक्चर से पहले झंडा फहरा देते हैं, जनगण मन गाना पड़ता है। मैं तो कहता हूँ ये मेरी पहचान है, क्योंकि मेरे पासपोर्ट में मेरे नाम के बाद नेशनलिटी लिखा हुआ है, धर्म थोड़ा लिखा हुआ है। तो अगर मेरी पहचान ये है तो मैं उस पहचान को नहीं छोड़ सकता, चाहे मुझे पूरी दुनिया से पंगा लेना पड़े। आप मुझे ये बता रहे हो कि हिंदुस्तानी होना ठीक नहीं है, क्योंकि मेरे लिए हिंदुस्तानी होना वो सब है जो मैं आपको बताया है जी। तो हाउ कैन आई सॉर्ट ऑफ, मैं घर पे तो आके दाल रोटी ही खाता हूँ ना। चलो बाहर जाके मैं चाइनीज़ खा लूँ, फिर इटालियन खा लूँ, पर मैं घर पे तो वही खाता हूँ। अब मेरी परवरिश हिंदू की तरह हो, या सुबह उठ के मैं गायत्री मंत्र पढ़ता हूँ, या मैं पूजा करता हूँ, या ओम श्री गणेशाय नमः सरस्वती महाभागी विद्या कमलोची, ये मुझे सिखाया गया है और मुझे बड़ा सुकून मिलता है। मुझे बोला गया कि आप ये पहनो, पर मैं ये भी पहनता हूँ और मैं अंदर ताबीज़ भी पहनता हूँ, क्योंकि ये किसी पीर फकीर ने मेरी माँ को दिया है। मुझे मेरे माता पिता जब मुझे घर से लेके जाते थे तो रास्ते में जो भी पूजा का स्थान आता था वहाँ सब जगह नतमस्तक होते थे हम। तो आप मुझसे मेरी भारतीयता छीनने की कोशिश मत करिए, जस्ट बिकॉज यू वांट मी टू बी पार्ट ऑफ योर कूल गैंग। टू बी ऑनेस्ट इज कूल, टू बी नेशनलिस्टिक इज कूल, टू बी पेट्रियाटिक इज कूल, टू बी ऑन टाइम इज कूल, एंड टू वेयर दिस काइंड ऑफ अ जैकेट इज कूल ऑल्सो। सो ये कूलनेस की भाषा आज की जनरेशन जो है समझने लगी है। विवेक, मैं आप दोनों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि आप, समाज ने आपको जहां पहुंचाया, आप वापस समाज को वहां से पहुंचकर अपनी पोजीशन का इस्तेमाल करते हुए वापस पे बैक कर रहे हैं। इट्स योर पे बैक टाइम। और बहुत सारे स्टार्स हमने ऐसे देखे जो समाज से लेते तो हैं, स्टार बन जाते हैं, लेकिन पे बैक नहीं करते। तो अनुपम जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। उसका आप नायक हैं। मैं एक ही 2 ही लाइन बोलूंगा कि हर सवाल व जवाब यही होगा, हर हिसाब व किताब यही होगा। थैंक यू सो मच और मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपकी फिल्म के लिए, बहुत तरक्की करेगी। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। और आपने जो डीएनए के मंच पर आज डीएनए को ओपन किया, डीएनए के दर्शकों को मुझे लगता है बहुत पसंद आया। क्या वो तो और अच्छा किया, लोग याद करेंगे। यू कुड बी अ गुड टेलीविजन एंकर आल्सो। थैंक यू सो मच। थैंक यू। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.